दोस्तों 1992 के स्कैंडल में 11 से 20 साल की उम्र की स्कूल और कॉलेज में जाने वाली लड़कियों पर गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग की गई थी। टोटल 250 लड़कियों पर अजमेर में ये स्कैंडल हुआ था, उनके साथ रेप हुआ था। इस क्राइम के मेन कल्प्रिट्स फारूक चिश्ती और नाफिस चिश्ती, इन दोनों का ग्रुप था और वो अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते थे। इस स्कैंडल की खबर तब बाहर आई जब दैनिक नवज्योति नाम के एक लोकल न्यूज़पेपर में इसकी डिटेल खबर आई थी और साथ में रेपिस्ट ने खींची हुई कुछ तस्वीरें भी देखने मिली थी। लेकिन आरोपी सोशली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए उन पीड़ित लड़कियों को गवाही देने के लिए सामने आने नहीं दे रहे थे। उनकी फैमिलीज को धमका के रखा था। आरोपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी में भी थे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन पीड़ित लड़कियों के साथ क्या हुआ, उनको जस्टिस मिला या नहीं, और इतने बड़े सेक्स स्कैंडल के पीछे क्या थी वजह। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल केस की। लोकल ग्रुप के कुछ इन्फ्लुएंसर लोग वहां की लोकल यंग लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहले फारूक चिश्ती ने अजमेर के एक हाई स्कूल की लड़की को फंसाया और उसके अश्लील फोटोज खींचकर फिर फारूकी ने उस लड़की को उसकी क्लास में पढ़ने वाली और लड़कियों से पहचान करवाने को कहा क्या ब्लैकमेल ही किया। आखिरकार बाकी लड़कियों के साथ रेप किया जाएगा, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाएगा और एक फार्म हाउस में ले जाके उनकी तस्वीरें ली जाएगी। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। उस गैंग ने ये ब्लैकमेलिंग, रेप ये सब एक्सपांड करना कंटिन्यू रखा और बढ़ती संख्या में लड़कियों को अपना शिकार बनाया। उन्होंने उन लड़कियों के गंदे पोजीशंस में फोटोग्राफ्स ली क्योंकि उन फोटोज की मदद से उन लड़कियों का शोषण कर सके। नवज्योति एडिटर दीप बंधु चौधरी ने यह एडमिट किया कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को ये कहानी सामने आने से पहले लगभग 1 साल पहले ही पता था, लेकिन उन्होंने लोकल पॉलिटिशियंस को इन्वेस्टिगेशन रोकने की अथॉरिटी दे दी। दीप बंधु चौधरी ने कहा कि उन्होंने फाइनली कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करने के लिए बताने का यही एकमात्र तरीका था। और आखिरकार पुलिस ने 8 अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आगे की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 18 लोगों पर चार्जेस लगाए गए क्योंकि शहर में कई दिनों तक तनाव बना हुआ था। अब इतनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ तो लोग चुप कैसे बैठेंगे। लोग विरोध करने लगे, सड़कों पर उतर आए और कम्युनिटीज़ में टेंशन बढ़ गया। फिर 3 दिन का बंद लगाया गया, मतलब 3 दिनों तक सब कुछ बंद रहेगा। पर उसके बाद बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन और ब्लैकमेलिंग की खबरें आने लगी। रिटायर राजस्थान डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज, जो उस समय अजमेर में डिप्टी इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने ये कहा कि सोशली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आरोपियों ने विक्टिम्स को आगे आने से रोका, उनको धमकाया। धमकाना, आगे आने ना देना, ये तो हो ही रहा था उस वक्त। लेकिन सबसे सीरियस बात तो तब हुई जब कई विक्टिम्स यंग और डरे हुए कमज़ोर थे। इन सब की वजह से उन्होंने पहले ही आत्महत्या की। कितनी शर्म आने वाली बात है कि उन दरिंदों की वजह से स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेलिंग और रेप हुआ। लेकिन उसके बाद उनको डरा धमका के उन घटिया हरामखोर लोगों ने कई लड़कियों को सुसाइड करने पर मजबूर किया जो खुद विटनेस बन सकती थी। और ये केस अभी भी क्लोज होने से बहुत दूर थी। कई विक्टिम्स जो विटनेस बनने वाले थे वो इन बातों से मुकर गए। माना जाता है कि विक्टिम्स की संख्या 100 में थी। और ये भी सुनने में आया था कि जो आरोपी थे उनके लिंक्स, रिलेशनशिप्स पाकिस्तान की ISI एजेंसीज के साथ थे। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप मतलब SOG ने 4 जनवरी 2012 में अजमेर शहर के खालिद मोहल्ला की हेल्प से एक आरोपी 42 साल के सैयद खालिद चिश्ती को अरेस्ट कर लिया। सारे 19 आरोपियों पर एब्जक्शन मतलब अपहरण का आरोप लगाया गया था। उनमें से मेन आरोपी फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। नाफिस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था और अनवर चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेक्रेटरी था। मोइजुल्ला उर्फ पुतन, इरशाद अली, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन, इन सब को भी कोर्ट में सज़ा सुनाई।
उनमें से एक भाग गया था। उसका नाम था सोहेल चिश्ती। 26 साल तक छिपने के बाद उसने खुद को सरेंडर किया। सलीम चिश्ती भी भाग गया था। उसे 2012 में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक और मेन आरोपी भागा था, अलमास नाम का। वो आज भी भगोड़ाई है। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अकॉर्डिंग टू पुलिस एंड वुमेन फोकस एनजीओस, अपराधियों के अगेंस्ट केस बिल्ड करना डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स आगे नहीं आ रहे थे, खुलकर अपनी बात नहीं बता रहे थे। हालांकि विक्टिम्स को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किए हुए फोटोग्राफ्स और वीडियोस की वजह से आरोपियों की पहचान करने में, उनके खिलाफ केस बिल्ड करने में बहुत मदद मिली। इन्वेस्टिगेशन में 30 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया गया। उनमें से करीब 12 लड़कियों ने ही केस किया था और 10 बाद में बैक्ड आउट हो गए, पीछे मुड़ गए। सिर्फ 2 विक्टिम्स ने केस को आगे बढ़ाया। जिन 18 आरोपियों पर एब्डक्शन और गैंग रेप का आरोप लगाया गया, 2003 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। हालांकि उनकी सज़ा को आजीवन कारावास से घटाकर उस पीरियड को कम किया गया था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट और आरोपियों ने की हुई अपील को डिसमिस कर दिया। उसके बाद जस्टिस एन संतोष हेगड़े और जस्टिस बीपी सिंह ने ये कहा था कि केस के फैक्ट्स और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार ये है कि अगर पनिशमेंट को घटाकर 10 साल के कारावास में बदल दिया जाए तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। पनिशमेंट को घटाने की बात तो समझ में नहीं आई, पर जिन लड़कियों के साथ घिनौनी घटना हुई थी, उन लड़कियों को हैरेसमेंट और धमकियों का सामना करना पड़ा। उनको समाज या फिर फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार लगभग 6 लड़कियों ने सुसाइड किया। अजमेर महिला समूह, जिसने विक्टिम्स का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, धमकियां मिलने के बाद वो समूह भी पीछे हट गया। उस समय अजमेर में छोटे मोटे टैबलॉइड्स बहुत चर्चा में हुआ करते थे। टैबलॉइड्स मतलब न्यूज़पेपर के आधे साइज का मैगजीन के जैसा बुक। तो कई विक्टिम्स को इन टैबलॉइड्स और लोकल न्यूज़पेपर द्वारा ब्लैकमेल भी किया गया। उनके पास उन लड़कियों की एक्सप्लिसिट इमेजेस भी थी। उसी इमेजेस का फ़ायदा उठाते हुए पब्लिशर और ऑनर ने उन इमेजेस को छुपाए रखने के लिए उन लड़कियों के फैमिलीज से पैसे भी मांगे। और तो और हर बार जब कुछ भी इस केस के रिगार्डिंग हो, जैसे कि सरेंडरिंग, सेंटेंसिंग या किसी भी चीज़ में, उन बची हुई लड़कियों को कोर्ट में जाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि इस घटना के 30 साल बाद भी उनको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ रहा था और इसी वजह से उन्हें बार बार डर का सामना करना पड़ता था। इस घटना ने पूरे देश को शॉक दे दिया। लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आने लगे। लगातार हो रहे सेक्सुअल एब्यूज़ की जानकारी होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ना करने पर पुलिस को भी क्रिटिसाइज किया गया था। ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी रुकी थी क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस ने वार्निंग दी थी कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की वजह से बड़े स्केल पर कम्युनिटी टेंशन बढ़ रहा है, मतलब बढ़ जाएगा। क्या है ना, ये कड़वा सच है कि पॉलिटिशियंस का तो काम ही होता है वोट्स के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाते हैं। एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके गुड बुक्स में आने के लिए ये ऐसे भी काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ऐसी रुकावटें डालते हैं। अजमेर दरगाह की देखरेख करने वाले अंजुमन कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मुसब्बिर हुसैन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये एक ऐसी केस है जिसके बारे में पूरे अजमेर में कोई बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो क्राइम का नेचर ही वैसा था। ये हमारे शहर के इतिहास पर एक धब्बा है। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि उन हरामियों की वजह से अजमेर शहर की हिस्ट्री में ये एक घिनौनी घटना भी याद की जाएगी। उसके बाद क्या, सिर्फ तारीख पे तारीख चलती रही और अजमेर कोर्ट में आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनमें से 4 लोगों को 2001 में एक्विक्ट कर दिया, मतलब नॉट गिल्टी, छोड़ दिया उनको। और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 आरोपियों की सजा घटाकर 10 साल के कारावास में कर दी। आज तक उनमें से 6 लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस स्कैंडल का मेन आरोपी फारूक चिश्ती, जिसने लगभग 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों पर रेप किया था, उसे 2007 में आजीवन कारावास की सज़ा देके जेल में डाला गया था। पर 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे जेल से रिहा किया
उनका ये कहना था कि फारूक चिश्ती ने काफ़ी वक्त जेल में गुजारा है। 100 से ज़्यादा लड़कियों का रेप करने के बावजूद सिर्फ 6 साल की जेल काफ़ी समय होता है। वाह, उन लड़कियों में से जो जिंदा बची उनको इंसाफ नहीं मिला, ये कहेंगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। मेरा नाम है आकाश और ये थी आज की केस। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको बोलना भूल जाता हूँ और आप भी सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं।